नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। हम बात कर रहे हैं आपके सेहत से जुड़े हुए कुछ सवालों की। विगत कुछ दिनों से हमने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर प्रसारित किया था। उस पोस्टर के माध्यम से आपसे सवाल पूछने को कहा गया था। आपके उन सवालों के जवाब और ईएनटी से संबंधित समस्या, जिसको कान, नाक और गला कहते हैं, और इन विभाग से रिलेटेड डॉक्टर साहब से बात करने के लिए हम हैं, और जिनका नाम, जिनका पोस्टर देखा, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर यशवर्धन सर। और इनके बारे में सबसे पहले जानेंगे। इस वीडियो को 5 भाग में हमने डिवाइड किया है। जैसा कि इसके 5 पार्ट को अंत तक देखेंगे तो शायद आपकी ढेर सारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कान, नाक, गला से संबंधित प्रमुख रोगों की, बात करेंगे आपके अवेयरनेस की, बात करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए भी जो अभी 12th के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किए हैं, जिनका रिजल्ट अभी आने वाला है और आने वाले समय में वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। बात उनकी भी करेंगे जो आज के इस आधुनिक दौर में अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। बात उनकी भी करेंगे जो कुछ असावधानियों के चलते अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सर, आपकी शुरुआत, जैसे कि नाम में डॉक्टर मेजर शब्द जुड़ा हुआ है, लोग अक्सर इससे अवेयर नहीं होते हैं कि मिलिट्री से रिलेटेड कौन से सर्विसेज हैं जिसमें लोग जाते हैं, कैसे ड्यूटी होती है, और कैसा रहा अनुभव, कैसे आना हुआ इस फील्ड में। सबसे पहले तो अपने बारे में। मैं डॉक्टर मेजर यशवर्धन, मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट। और मेरा जो सफर शुरू हुआ मेडिकल मैंने जो एमबीबीएस जो ग्रेजुएशन इन मेडिसिन जो मैंने की, वो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से की। और ये मैंने जो मेरा एमबीबीएस खत्म हुआ 2010 में, मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया, जो कि जो आर्मी का अकेला मेडिकल कॉलेज है पुणे में, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। उस समय जब हम लोग एग्जाम देते थे तो अलग से एग्जाम हुआ करता था, वो नीट का पीजी के अंतर्गत नहीं आता था। तो उस समय वो इकलौता ऐसा एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था जिसके अंतर्गत रिटन के साथ इंटरव्यू हुआ करते थे। 900 लोगों को रिटन में लिया जाता था, उसके बाद 100 लोगों को फाइनली एमबीबीएस में दाखिला मिलता था ऑल इंडिया में। और उस समय तब ऐसा था, आजकल वो परीक्षाएं नीट के अंतर्गत शामिल हो गई हैं, बट अर्लियर हमने वो किया। उसके बाद हमने करीब जो हमारा फौज का जो सफर रहा, उसके बाद मैं अपनी इंटर्नशिप मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने तमाम ऐसी डिफिकल्ट जगहों पे, जैसे लद्दाख के क्षेत्र में मैंने आर्म्ड फोर्सेस में अपनी सेवाएं प्रदान की। उसके बाद मेरी जो आखिरी पोस्टिंग थी मिलिट्री हॉस्पिटल जामनगर में, गुजरात में, मैंने आखिरी तो करीब 7 साल का सफर मेरा आर्म्ड फोर्सेस के अंतर्गत रहा। और उसके साथ मैंने करीब जो मेरा एज अ मेजर मैंने वहां से सेवानिवृत्त ली आज। और उसके बाद मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन एमएस इन ईएनटी मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से उत्तीर्ण की 2020 में। उसके बाद एज अ कंसल्टेंट मैं इस केएमसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट पिछले 2 सालों से मैं कार्यरत हूं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कान, नाक और गले की बात आती है, सबसे ज्यादा मेजर मरीज आपके क्षेत्र में आते होंगे, वो ज्यादातर बच्चे होते हैं। दूसरी कंडीशन में कुछ ऐसी हैं जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। कौन सी ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जो आपके सामने इस क्षेत्र में आती है? सबसे जो बड़ी समस्या आजकल मैंने देखी है अपनी प्रैक्टिस में, कई बार होता है कि आप किताबी ज्ञान भी उसमें काम आते हैं, बट आप जो प्रैक्टिकल अनुभव, जो व्यवहारिक अनुभव आपका अपनी ओपीडी और अपनी अनुभव से एज ए स्पेशलिस्ट आप महसूस करते हो। तो मेरी पिछली जो प्रैक्टिस है, और काफी मतलब एक अच्छा नंबर ऑफ पेशेंट्स में देख लेता हूँ, और उसके अलावा सर्जरीज भी करता हूँ। तो जो मेरा अनुभव रहा है ईएनटी के लिए, कि नाक, कान, गले से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि जो एसी आजकल जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, एसी सबसे ज्यादा नाक की समस्या को जन्म दे रहा है। और जो नाक बेसिकली एलर्जी, अब मुझे लगता है कि जब मैं देखता हूँ तो करीब 95 to 100 के करीब लोग आजकल एलर्जिक हैं। या तो डस्ट से एलर्जी है, या फिर कोल्ड से एलर्जी है। 2 कॉमन एलर्जन तो बहुत कॉमन है। उसके अलावा आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जैसे सूखी घास है, कहीं और भी आपको किसी और चीज से, किसी कीड़े से एलर्जी है, किसी खाने से एलर्जी है, जो आपको खुद पेशेंट अनुभव करता है। तो ये और सबसे बड़ी बात कि नाक, कान और गला,
ये मैंने देखा है कि जो नाक ही कान की बीमारियों का जननी है, मदर ऑफ ऑल ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ईयर डिजीजेस, वो जो है नाक ही कान की डिजीजों की जननी है। तो जो नाक से शुरू हुई है, जो आजकल का जो परिवेश है, जो लाइफस्टाइल है, जो जिस तरह से लोग एसी, या तो घर पे एसी नहीं है तो ऑफिस में कार में, तो कहीं ना कहीं एसी का सामना, और जब घर पे नहीं है, आप रेगुलर उसे यूज टू भी नहीं, और एकाएक आप वो हो जाते हो, कहीं एक्सपोज हो जाते हो एसी से, तो और ज्यादा नुकसान करती है, चेंज हो जाता है। तो ये जो परिवेश है जिसमें नाक के मरीज होते हैं, उसी के साथ जो है कान की समस्या जो है वो हो जाती है। और साथ में जो एलर्जी है वो गले से रिलेटेड है। तो गले की जो समस्या है, जैसे टॉन्सिल की समस्या है, या फिर आवाज बदल जाने की समस्या है, जैसे गले में जो नॉर्मली ज्यादातर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी टॉन्सिलाइटिस, गले में दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ ऐसा महसूस होता है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि कुछ मतलब यहाँ पे रखा हुआ, मतलब कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लगता है कि कुछ अटक गया, जैसे मछली का कांटा अटक गया, बट होता नहीं है ऐसा, वो महसूस करते हैं कि ऐसा कि जो फॉरेन बॉडी सेंसेशन। तो ये जो चीजें, सारी चीजें कहीं ना कहीं आज की लाइफस्टाइल, जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, इसमें इन चीजों का होना बहुत स्वाभाविक सा है, और ये बहुत ज्यादा हो भी है। कुछ चीजें कहते हैं, कुछ हमारे साथ जेनेटिक सिस्टम में भी आती है, कुछ चीजें हैं ऐसे, और कुछ अभी छोटे बच्चों से शुरुआत होती है। जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत सारे सवाल उसमें ये आते हैं कि लोग कान में तेल डालते हैं या कान मालिश के समय डालते हैं, और एक पुरानी परंपरा है, लोग कहते हैं ऐसा नहीं किया तो क्या। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो उसको मना भी करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। क्या सही तरीका है? अगर बच्चा शुरुआत के दौर में, कुछ लोग मालिश करते समय आपने देखा हो, छोटे बच्चों को मालिश करते हुए कान पकड़ के खींच के टांग देते हैं, नाक पकड़ के दबा के खींचते हैं। इन तरह की चीजों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, अपने बच्चों की समस्या तो बहुत कॉमन बताई, क्योंकि बच्चे सबसे जो शुरुआत होती है बीमारी की, नाक जो कान की बीमारी की शुरुआत ही बचपन में हो जाती है। और मोस्टली जब, बिकॉज हम लोग बहुत यहाँ रिमोट एरिया में जब होता है आदमी, बहुत ज्यादा जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी रीच में नहीं है, हर घर में, हर वो पे रीच में नहीं, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की बात। तो क्या होता है, जब शुरुआत होती है तो बचपन में जब एक चीज होती है कि मैंने बोला कि नाक की समस्या से ही कान की समस्या का जन्म होता है। तो नाक की जो बनावट होती है बच्चे में बहुत अलग होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट, या 5 साल 7 साल के बाद जो नाक की बनावट होती है वो अलग हो जाती है एज कम्पेयर टू जो बच्चा पैदा होता है। तो क्या फर्क होता है, बहुत जरूरी है जाना। तो मैं सारे जो भी यहाँ लेडीज आती हैं, जो बच्चे के साथ आती हैं, तो सबसे पहला फर्क तो जानना जरूरी है। पहले एक चीज होती है स्टेशन ट्यूब, जो नाक के पीछे हिस्से, जैसे हम नासोफैरिंक्स बोलते हैं, उस हिस्से से कान के बीच वाले से मिडिल ईयर को जोड़ने की एक नली होती है स्टेशन ट्यूब। उसकी बनावट बहुत फर्क होता है एक बच्चे में और एक एडल्ट। फर्क क्या होता है कि वो नली नॉर्मली क्या एडल्ट में बंद होती है, जब आदमी बोलता है या फिर घोटता है कुछ, उस टाइम में खुलती है और कान को हवा भेजती है उस समय। बट बच्चे में क्या, वो परमानेंट खुली होती है। और वो उसकी जो एंगल है, क्या होता है कि जो एंगल ये जो एडल्ट में एंगल है करीब करीब 45 डिग्री के एंगल पे होती है, जबकि बच्चे में क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, एकदम हवा जो भी। अब क्या होता है, माँ जब दूध पिलाती है बच्चे को, तो क्या उसे लिटा के पिला रही है या फिर बॉटल फीडिंग करा रही है, बच्चे को दे दिया वो जो बॉटल दे दी और बच्चा लेटा हुआ है पी रहा है, तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में जो दूध है, या बच्चे को सही पोजीशन में लिटा के दूध पिलाने का जो पोजीशन है, अगर वो ऐसी पोजीशन में पिलाती है माँ, तो सारी माताओं से मेरा अनुरोध है कि वो पोजीशन बदले। क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दूध जो है नासोफैरिंक्स में जाके उसी ट्यूब के थ्रू, क्योंकि बहुत चौड़ी उस समय ट्यूब होती, लगातार खुली होती, उसी ट्यूब के थ्रू वो दूध जो है मिडिल ईयर में आ जाता है और वहां जो है इन्फेक्शन करता है। ये सबसे बड़ा कारण जो है, गलत तरह से दूध पिलाने का जो तरीका है, वो बहुत बड़ा कारण है बच्चों में स्टार्ट होने का इन्फेक्शन। दूसरे, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही लो होती है। बच्चे हमेशा, उनका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे मजबूत होता है, तो बहुत ज्यादातर बच्चों में जो ये है इन्फेक्शन और एलर्जी की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो जब नाक की कोई भी समस्या, मैंने बोला कि नाक की जननी है, तो जब नाक कभी भी बंद होगी, नाक से बहुत ज्यादा सर्दी होगी, नाक पे बहुत ज्यादा परेशानी होगी, तो कान की समस्याओं को जन्म देगा। तो वो सारी समस्याएं जो है बच्चों में बहुत कॉमन होती है। तो कुछ चीजें हैं कि बच्चों को प्रिवेंट तो करें, साथ में थोड़ा एक्सपोजर भी जरूरी है कि थोड़ा सा इतना भी सोफिस्टिकेटेड ना बनाए कि इम्यूनिटी और ज्यादा लो हो जाए। तो ये सारी चीजें अगर एहतियात के तौर पे सारी जो लेडीज हैं, सारी जो माताएं हैं, वो अगर ध्यान में रखेंगे तो बेहतर।
आगे का जो भविष्य होगा बेहतर होगा। जल्दी डॉक्टर के पास उनको दिखाएं और जो ये स्पेशली ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना जरूरी है, क्योंकि जो जनरल जो भी वो होता है वो उतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, उन चीजों को देख नहीं पाते, तो कई बार चीजें जो है रह जाती हैं और बाद में एक बड़ी समस्या के रूप में जन्म, इस छोटी समस्या धीरे धीरे एक बड़ी समस्या के रूप में शुरू में वो बहेगा, कान बहता है, धीरे धीरे 5-10 साल के बाद सुनाई खत्म हो जाती है, हड्डियां गल जाती हैं। उस समय सेफ्टी के लिए ऑपरेशन किए जाते हैं, बहुत ज्यादा सुनाई में फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम से इंटरवीन होगा, हो सकता है बिना ऑपरेशन के काम चल जाए। तो सारी चीजें जो है इनिशियल जो आप जो डॉक्टर को देखें, डॉक्टर से मिले, इनिशियली वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत जल्दी जो है अर्लियर द बेटर। दूसरे सेक्शन में, तीसरे सेक्शन की बात करते हैं। हम बात कर रहे थे कि बच्चों को जो आज के जमाने में अगर 12 पास आउट कर रहे हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, कुछ सीबीएसई पैटर्न से, और आजकल 2 ट्रेड है, लोग टेक्निकल की तरफ जाते हैं तो 2 ट्रेड करते हैं, अच्छा करना है या तो इंजीनियरिंग कर लो या फिर मेडिकल फील्ड में जाके डॉक्टरी कर लो, और आजकल बहुत सारे सिस्टम आ गए। तो बच्चों को किस लेवल से सब चीजों की तैयारी करनी चाहिए खासकर, और कैसे चुनना चाहिए, इंस्टीट्यूशन चुनने में, एजुकेशन चुनने में, और किस तरह की मेहनत होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं सारे एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और मैं कुछ टिप्स वैसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे कि उनका मनोबल भी बढ़ा रहे, क्योंकि हमेशा जो कंपटीशन है इंडिया में हमेशा ही ज़्यादा रहेगा किसी भी फील्ड में, और किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना हमेशा ही अच्छा रहता है। किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करना, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे हमेशा रहता है, उसका जो असर होता है आपके हर चीज़ में, उसका असर आपको, क्योंकि प्रकृति ने आपको उस बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए चुना है। हमेशा आप अच्छे के लिए ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा मिलेगा, मेहनत करेंगे, साथ में मेहनत आपका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। आप ये नहीं कि आप 17-18 घंटा पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल बुकवर्म हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और ये सारी चीजें जो है कहीं फायदेमंद के बजाय आपको नुकसान के, कॉन्फिडेंस में नुकसान के। परिवेश पहले ऐसा होता था कि आज से 20 साल पहले लोग पढ़ के 15-20 घंटा पढ़ते थे, लेकिन 20 घंटा बैठेंगे और मिलेगा 6 घंटा 7 घंटे का, क्योंकि इतना आदमी कभी फोकस नहीं कर पाता है। तो आप एक तो वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा अगर एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ज्यादा गेन करते हैं। दूसरा जो आप ऑप्ट करते हैं, कौन सी बुक आप इनिशियली ऑप्ट करते हैं, जैसे आप नीट पीजी की पढ़ाई में जैसे हमसे कुछ गलतियां हुई थी, जैसे तो हमने जैसे तो वो गलतियां हम जब एक बार हमें पता लगा तो हमने पूरी बुक ही बदल दी। तो बुक, कौन सी बुक अब आप कर रहे हैं, जैसे आप शुरू में ऐसे ऑब्जेक्टिव सिस्टम, आप आजकल सारा ऑब्जेक्टिव सिस्टम है, तो उसमें कौन सी बुक जो आजकल की नीट पीजी का जो पाठ्यक्रम है वो मोस्टली जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो ऐसी बुक्स जो सिर्फ एनसीईआरटी से काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार आपको बोरिंग सा लगने लगता है जब आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं, तो लगता है कि नहीं जो है इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा, मतलब मटेरियल का है जो आदमी को सक्सेस की तरफ ले जाए, बट वो मटेरियल आता ही नहीं है। तो आप उसी से रिलेटेड, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड, जैसे उस समय हमने एक हमको मिला एलिमेंट्री बायोलॉजी, उस टाइम मिला, कुछ और भी बुक्स थी, जैसे प्रदीप की कुछ अच्छी बुक्स थी, उसमें ऑब्जेक्टिव की बुक्स थी, वो सारी चीजें बहुत हेल्प की। उसमें कई सारे सॉल्यूशंस जो है, तब आपकी मेहनत भी एक डायरेक्शन में हो जाती है, उसमें बड़ा मजा आता था पढ़ने में। हर सवाल, हर लाइन में एक नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन छिपी होती थी, जिसको पढ़ के लगता था कि कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। हर बार जब आप नई नॉलेज, आप ऐसी फील्ड में रहते हैं, सारा गेम ही कॉन्फिडेंस है, पूरे साल की मेहनत आपके 3 घंटे में टेस्ट हो जाती है, कितना बड़ा प्रेशर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप ऐसा नहीं है कि बुकवर्म रहे, आप कॉन्फिडेंट हैं। आप ऐसा नहीं है कि एक पूरी कोर्स को आप एक का एक गैदर कर लेंगे, 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीजें आपके साथ पूरे साल की मेहनत काउंट होती है, और चीजों को कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझा करें, ना कि उसको रट्टा मारने की कोशिश करें, वो करें, और समझ के जाएंगे तो डेफिनेटली, और आपका अब कूल रहे। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जब घबराए हुए क्या होगा, और बहुत सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, और माँ बाप के बारे में ख्याल आने लगता है, अपने बारे में नहीं होगा तो आगे क्या होगा, तो बहुत सारी ऐसे लेके नेगेटिव हो जाता है। तो आप जो कम से कम 10 सवाल आप सिली मिस्टेक में खराब करते हो, 10 सवाल बहुत होता है आपकी रैंक को पीछे करने के, वो 10 सवाल आप अच्छा कर सकते हैं बाय बीइंग कॉन्फिडेंट, बाय बीइंग कूल। हर समय जब आप जाते हैं तो कूल रहें, ये मेरा जो है सारे एस्पिरेंट से अनुरोध है, और लगे रहें, छोड़े नहीं। अगर आपका एम्बिशन है तो लगे रहिए, डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। ये है उस पार्ट पे जो जनरल कॉमन सवाल लोगों के होते हैं। आजकल कानों में दर्द कॉमन की बात है, जैसे आपने नाक से बताया कि नाक से कान की समस्या जुड़ी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कभी सर्दी होती नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा सर्दी होती है, और कुछ लोगों को सामान्य मौसम बदलते हैं तब सर्दी होती है। कौन सा सबसे परफेक्ट सिस्टम? दूसरा,
कि आजकल जो हम आज के भौतिक युग में ढेर सारे हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस और बहुत सारे डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, उसके क्या इम्पैक्ट है और हम अपने लाइफ स्टाइल में क्या क्या परिवर्तन करें जिससे इन सारे डिजीज से बच सकें। देखिए एक चीज तो बहुत क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि जो आपने पूछा कि कुछ लोगों को बहुत सर्दी होती, नाक कभी बहती नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि सिर्फ नाक बहने को ही सर्दी बोलते हैं। ये बहुत बड़ा एक मिथ है जो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर गया हुआ है कि नाक जिसकी टप 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 बहती हो, हर समय पोछता हो ऐसे करके लेकिन परेशान और दस्ती लेके पोछे जा रहा है ना। तो वो चीज बड़ी सबसे बड़ा चीज जो एक परिभाषा में बताऊं, एक डेफिनेशन बताऊं आपको, एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं जो नाक की सर्दी को बोलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस का साइंटिफिक टर्म एलर्जिक राइनाइटिस। इसके कम से कम जो 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक जाम हो जाना, बंद हो जाना। दूसरा है रिकरेंट स्नीजिंग, बहुत ज्यादा छींक आ रही है, एक ही बार में 10 बार छींक गए। तीसरी चीज आती है नाक बहना, नाक बह रहा है जैसे पानी निकल रहा है। चौथी चीज होती है ईचिंग, नाक में खुजली होता है, वो भी सर्दी का ही होता है। अब बताइए नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, राइनोरिया जो नाक बहना है, ईचिंग और ये और भी 3-4 चीजें होती हैं जैसे इन सब के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। जैसे हाइपोस्मिया हो गया, नाक से कम महक आ रही है, या बिल्कुल एनोस्मिया हो गया जैसे एकदम की बिल्कुल महक ही नहीं आ रही। कुछ चीजें जैसे नाक से ब्लड आ रहा है, ये सारी चीजें भी जुड़ सकती है। जैसे या ब्लड कैसा आ रहा है, ये साथ में जो सिक्रीशन है जिसे पोटा नॉर्मली बोलते हैं, पोटे के साथ मिला हुआ ब्लड आ रहा है या फ्रैंक ब्लड आ रहा है, टप टप करके ब्लड आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये सारे सिम्टम्स आप जब डॉक्टर आपसे पूछता है कि ये फ्रैंक ब्लड आ रहा है, टप टप करके ब्लड आ रहा है, फ्लो में आ रहा है या फिर पोटे के साथ मिला हुआ आ रहा है, ये सारी चीजें जो है जानना जरूरी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मिथ आपके दिमाग में है कि सिर्फ नाक बहना, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक जाम होना भी, नाक में खुजली होना भी ये सर्दी का लक्षण है। ये बहुत ध्यान, छींक आना, सिर्फ छींकी आ रहा हो सकता है, पानी ना गिरता हो, ऐसी ये सारी चीजें जो है आपको जानना चाहिए कि ये सर्दी के लक्षण है, ये जो है एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण है। ये जाने और उसके रिलेटेड जो उपचार है, जो अवेयरनेस है, वो दूसरा सवाल आपका ये था कि जो डिवाइसेस जो यूज होते हैं जैसे ईयरफोन है, ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। जमाना ऐसा है स्पेशली गाने सुनने से लेके, पढ़ाई से लेके, बात करने से लेके, और ये बहुत ज्यादा एक्चुअली नुकसान करता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर सही तरीका क्या है, अगर आप मोबाइल पे भी बात करते हैं, और तो चीजें छोड़ दीजिए, अगर मोबाइल पे भी आप बात कर रहे हैं तो अगर बहुत प्राइवेट बात नहीं है तो स्पीकर पे बात करें। आप जो है कान पे लगाए ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपके जो स्पेशली जो नस होती है जो कान को दिमाग से कनेक्ट करती है, उन चीजों पे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जो अकॉस्टिक ट्रॉमा, एक टर्म होता है अकॉस्टिक ट्रॉमा, मतलब कि जो आवाज से दिमाग की नस पे जो चोट पहुंचती है, वो चोट जो है आपको समय से पहले आपको बहरेपन की शिकायत, और ऐसा बहरापन होता है जो शायद कभी रिकवर ना होता है, और वो बहुत बड़ा ब्लॉट होता है जब आदमी उसको एक मशीन का इस्तेमाल करता है एक यंग एज में। और कहीं ना कहीं लोगों में एक हो जाता है कि कोई जो बहरापन है वो अपने में कोई भी एम्प्लॉयमेंट से लेके, एजुकेशन से लेके, हर जगह वो एक आपका पीछा नहीं छोड़ता कहीं, और कहीं आप मशीन लगा के तो डेफिनेटली आपको वो वरीयता नहीं मिलेगी जो एक एम्बैरेसमेंट भी होता है। कोई आपसे बात भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट लोगों में एक बायस छिपा हुआ है, कैसे लोगों की नहीं है, इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, अगर नहीं सुनते हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें आप अपनी, चूंकि एक जो श्रवण है, जो एक हियरिंग है, एक इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन है, और 5 सेंस ऑर्गन्स में एक हियरिंग है, और वो उसके अलावा जो नाक का स्मेल है वो एक और सेंस ऑर्गन वो है, और जो आप ये करते हैं आवाज जो आती है वो भी, वो भी, ये सारी चीजें जो है अपने सेंस का ना होना मतलब जिंदगी में आपकी जिंदगी को बिल्कुल निरस्त बना देने। तो डेफिनेटली मैं इसलिए इन चीजों को बता रहा हूँ कि आपके सेंस का रहना कितना जरूरी है, कि सेंस ही लाइफ को वो करते हैं, कि बिना सेंस के लाइफ एक तरह का डेड लाइफ है, मतलब कोई उसमें आपको जो उमंग है आपकी जिंदगी से वो चला जाता है। तो दूसरा, स्पीकर का इस्तेमाल ना करें। हाँ, आपके पास आजकल बहुत सारे डिवाइसेज हैं, जैसे स्पीकर आपके साथ कनेक्ट कर दीजिए,
उससे सुनिए, कोई आपको स्पीच सुननी है, कोई आपको क्लास अटेंड करनी है, कोई ऐसी चीजें, तो उसके बहुत सारे और तरीके हैं जो मॉडल सिस्टम में अवेलेबल है, तो डेफिनेटली इन सब चीजों का इस्तेमाल करें। बट मैं मेरी तरफ से ईयरफोन, हेडफोन या फिर कोई दूसरा तेल और ये सब चीजों की बात की, देखिए हमारा एक बेसिक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है ईयर का, कीप ईयर ड्राई, कान को सूखा रखना। कान में के लिए पानी किसी भी तरीके, चाहे ड्रॉप ही, बिना किसी स्पेशलिस्ट के सलाह के अगर कान में आप ड्रॉप करना है तो वो जहर है। कान को गीला करना अपने में, आप एक जहर डाल रहे हैं अगर बिना किसी स्पेशलिस्ट के। लोग सोचते हैं कि ड्रॉप डाल दिया आराम मिल जाएगा, ऐसी बीमारी में जिसका कोई मतलब नहीं है। जब बह नहीं रहा है, कान में आवाजें आ रही, सीटी बज रही है, तो लोग जो है कान में ड्रॉप डाल आते हैं, ये ड्रॉप है दिए थे जो है डाल, वो अपने को तेल और ये सब, तो आप तेल भी डालेंगे तो गीला होगा, ड्रॉप भी डालेंगे तो गीला होगा। कीप ईयर ड्राई, बेसिक प्रिंसिपल। प्रमुख विषयों पर हमने बात की है और उन सारे प्रमुख विषयों के अलावा हमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो आज के वर्तमान भौतिक युगों में लोगों को समझने की जरूरत है कि हमारी लाइफस्टाइल में जो चीजें शामिल हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हमको परेशान कर रही हैं। जैसे आजकल हर तरह के आयोजन, उन आयोजन में जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो आपको परेशान करती है। खासकर टेलीविजन और आपके घर में होम थिएटर के सिस्टम में जो साउंड है वो आपके लिए कितनी फायदेमंद है और किस लेवल तक की ये चीजें रहनी चाहिए। और खासकर नाक के प्रॉब्लम का सलूशन, लोग कई बार जो है नाक से पानी लेने की कोशिश भी करते हैं, तो नाक से पानी खींच के तो उससे सफाई, उसको कहते हैं कि इससे नाक साफ हो जाता है। कुछ लोग एक नाक से ऐसे खींच के जो वो कर रहे हैं, और एक्सरसाइजें चल रही है जो प्रचलन में, वो कौन सी फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदायक? डिवाइसेस, सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस तो आजकल सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है, सबके पास फोन है। मुझे लगता है लोग अगर खाना भी नहीं है तो फोन जरूर है सबके पास, इतना कॉमन हो गया है। और वो सबसे बड़ा हैजार्ड भी है और सबसे ज्यादा यूजफुल चीज भी है मेरे हिसाब से। तो मैं भी बहुत यूज करता हूँ, ऑलमोस्ट मैं सबसे ज्यादा किसी चीज को वरीयता देता हूँ अपनी जिंदगी में तो फोन है। बट फोन का कभी चार्ज नहीं होता तो लगता है कि जैसे क्या खत्म हो गया, मतलब हमेशा ऑलमोस्ट ये रहता है कि चार्ज रहे, हमेशा साथ में रहे फोन, कभी आउट ऑफ नेटवर्क ना हो, तमाम भले ही कुछ ना हो बट हमेशा कहीं ना कहीं मन लगा रहता है फोन में, क्योंकि बहुत जरूरी है इसलिए। तो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करने का, जैसे मैंने बोला कि स्पीकर, आप तो स्पीकर पे बात करें, हेडफोन पे लगा के या फिर ईयरफोन पे लगा के या ब्लूटूथ से कई बार जो है लोग अपना ईयरफोन को लगाते हैं। ये टेलीफोन की बात मैंने पहले भी की। तो अभी जो दूसरी चीजें, जो आयोजन आपने बोला कि बहुत कॉमन आयोजन है, जैसे शादी विवाह में बहुत सारी आजकल डीजे का इस्तेमाल होता है, बहुत और भी बहुत ज्यादा मशहूर होता है। इन जनरल बहुत कुछ चीजें होती हैं, या लाउड स्पीकर के शोर है या फिर डीजे बज रहा है तो डीजे के शोर है। तो आपने बोला कि क्या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, घर में टेलीविजन है तो वो जो पहले घर की बात कर लेते हैं, घर में जो टेलीविजन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको समझ आना चाहिए कि क्या आपको किस फ्रीक्वेंसी पे आपको पीड़ा नहीं हो रही है। ऐसे आप नाप तो सकते नहीं कि कितने डेसिबल का साउंड होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, बट आपके कंफर्ट को। और दूसरा, अब हो सकता है आपके घर में कोई डायबिटीज या जो ओल्ड एज रिलेटेड हियरिंग लॉस होता है, जैसे उम्र दराज लोगों को हो जाता है काफी लोगों को। ऐसे लोग अगर टीवी देख रहे हैं उनको तो पूरी आवाज चाहिए, बहुत ज्यादा आवाज चाहिए। तो ऐसे लोगों को अगर आपको, या तो उनको सबसे बड़ी चीज, या तो मशीन उनको दिलवा दें जिससे कि वो देखें। आप पूरे घर में आप शोर नहीं कर सकते। दूसरा, उनके कान के लिए भी, उनकी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा शोर उस समय उचित नहीं होगा, तो उनको मशीन दिलवाएं। अगर ओल्ड एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है, ऐसे कि 60 साल के प्लस उम्र है और उनकी हियरिंग जो है स्पेशली सेंसरी, एक बार तो हियरिंग लॉस आप समझें कि 3 तरह के हियरिंग लॉस होता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मतलब जो सुनाई की नस होती है जो कान से दिमाग को लेके जाती है, सुनाई की जो सेंस है, वो सुनाई की सेंस जो ब्रेन में लेके जाती है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। दूसरा सुनाई का नुकसान होता है, जैसे अभी पेशेंट आए थे, उनको मैंने बोला कि आपके पर्दे के अंदर पानी बन गया है या आपके कान में छेद हो गया है, हड्डियां गल गई हैं, ऐसी कंडीशन में कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और तीसरा होता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस, जिसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं, मतलब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी होता है और कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी, मिक्स्ड हियरिंग लॉस। तो ऐसे लोग जिनमें की एसएनएच सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, ऐसे लोगों को, या अगर ओल्ड एज हो गई है तो ये रिकमेंडेड है कि उनको मशीन लगा लेनी चाहिए। उनकी सेफ्टी के लिए भी, कहीं रास्ते में चल रहे हैं, कहीं कोई गाड़ी से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, घर में ही बहुत सारे लोगों को कोई उनसे बात नहीं करना चाहेगा, अगर वो सुनेंगे नहीं, चिल्लाना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे लोगों की लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए मशीन मैं भी रिकमेंड करूंगा, लेकिन ऐसे केसेस में जिनमें ओल्ड एज रिलेटेड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है।
लेकिन जहाँ भी पॉसिबल है कि हम सुनाई किसी इंटरवेंशन के थ्रू, जैसे सर्जरी के थ्रू, जैसे बहुत सारी कान की सर्जरी अवेलेबल हैं, जो स्पेशली यंग पेशेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उनके इंटरवेंशंस किए जाएँ, उनको उनकी लाइफस्टाइल को परमानेंट कुछ किया जाए, जिससे कि वो मशीन से बच सकें। जो एक समाज में जो एक अवहेलना का शिकार होते हैं, मतलब ये मशीन लगाने की वजह से वो चीज़, वो वरीयता उनको नहीं मिल पाती है जो एक नॉर्मल नेचुरल हियरिंग वाले लोगों को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें एक स्पेशलिस्ट से मिल के सारी चीज़ें डिसीजन स्पेशलिस्ट को लेने दें, और उसके हिसाब से कुछ चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में हर घर में, हर फैमिली में ये चेंज करने की ज़रूरत है। मैं यही सारे लोगों से गुजारिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा डीजे के नज़दीक टेलीविज़न की आवाज़ एक नॉर्मल रूम में ही सुने, जिसमें कि लोगों के काफ़ी, और उसका मानदंड यही है कि आप जो है अपनी बॉडी को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आपकी अगर कान को पीड़ा होने लगती है उतनी तेज आवाज़ में, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आप डिस्को में जा रहे हो या फिर डीजे में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत तेज आवाज़ में मज़ा आ रहा है, लेकिन ये आपकी सुनाई की नस को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, कॉस्टिक ट्रॉमा कर सकता है। एकाएक आपकी सुनाई पूरी चली जा सकती है। यंग एज में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे आते हैं, जो बच्चों में स्पेशली यंग एडल्ट्स में सुनाई बिल्कुल चली जाती है, बहुत बड़ा दुख का कारण होता है। ऐसी कंडीशन में मैं खुद बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि करूँ क्या करूँ। समटाइम्स वो हो जाता है कि कैसे इसकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई है, कि मशीन मुझे खुद बोलना पड़ता है कि मशीन ही कई बार चारा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन से आप बचेंगे, और वो परिस्थिति जब एकाएक आ जाती है तो आप खुद इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो आपकी लाइफ, डे टू डे लाइफ को कितना इम्पैक्ट कर जाती है, ये मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि रोज ऐसे पेशेंट मिलते हैं। तो मेरी गुजारिश है, प्लीज इन सब चीज़ों से जो है लोग जो है बचें, जो मैंने बोला है, जो मैंने बताया है, इस पर अमल करने की कोशिश करें। आखिरी सेक्शन में हम क्विक रिव्यू कुछ सवालों के बारे में जान लेते हैं, जो जनरल एक कंडीशन में कि अक्सर कान में जब दर्द होता है, छोटे छोटे दर्द, और कान में जो मैल रह जाती है, जिसको निकालने के लिए लकड़ी और अलग अलग वो नोजल का इस्तेमाल करते हैं, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और सही तरीका क्या है? शॉर्ट थ्री। दर्द बहुत पेनफुल दर्द होता है, क्योंकि बहुत एक नसों का जाल बिछा होता है कान के अंदर। जब सर्जरीज भी करते हैं तो कई बार जब लोकल में सर्जरी होती है तो नर्व्स को ब्लॉक किया जाता है, करीब करीब 4 नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। तो कान के दर्द बहुत असहनीय होता है। वो दर्द कई तरह के हो सकते हैं, या तो आपका कान पहले से बहता है या पहले से नहीं बहता है, पहली बार आप आए हैं दर्द कान का लेके, कि कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं आपकी ज़िंदगी में। तो ये जानना जो है, आपको अपनी हिस्ट्री अपने डॉक्टर को बहुत क्लियर बतानी चाहिए कि दर्द कैसे शुरू हुआ है। पानी गया था, जैसे तालाब में, नदी में नहा लिए, उसके बाद दर्द शुरू हो गया, या पहले कान बहता था, एकाएक उसमें दर्द। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप पहले से आपका कान जो है बह रहा था, एकाएक उसमें जो है दर्द शुरू हो गया। ये कॉम्प्लिकेशन की निशानी है कि यहाँ पे आप डेफिनेटली डॉक्टर के संपर्क करें। हो सकता है आपको इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो जाए, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन कई बार दिमाग में घुस जाती है, पैरालिसिस हो जाते हैं, मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब न्यू ऑनसेट पेन है, पहले की बीमारी में न्यू ऑनसेट पेन ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर। ये जरूर बताएं कि पहले से मुझे कान बहता था और एकाएक इसमें दर्द शुरू हो गया है और बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली आप डॉक्टर की सलाह को माने। अगर सर्जरी बोलते हैं तो सर्जरी आप जितने जल्दी हो सके उसके बारे में आप निर्णय लें और उसके आगे बढ़ें। उसके अलावा दर्द जो सबसे कॉमन है, स्पेशली बारिश के महीने में आप गए रास्ते में, आप डेफिनेटली कान में पानी जा सकता है, बारिश से भीगे आप, पानी गया कान में। और इसी में बोलता हूँ, कान के लिए पानी जहर, पानी गया, बरसात बारिश का पानी आप भीग गए और उससे जो है अंदर फंगस लगे। फंगस को क्या चाहिए? वेट एनवायरनमेंट चाहिए, गीला वातावरण आपको कान के अंदर मिला, उसको बढ़िया ग्रो करने का एक अच्छा आपने वो दे दिया, जगह दे दी जहाँ पे वो ग्रो करेगा, फंगस ग्रो करेगा, आपको दर्द होगा। ओटाइटिस एक्सटर्ना बहुत ही कॉमन, जिस जब अभी बारिश का महीना आएगा तो उसमें जो है इतने ज्यादा ओटाइटिस एक्सटर्ना के पेशेंट्स आते हैं कान में दर्द वाले। ओपीडी में करीब 5 से 10 पेशेंट जो है ओटाइटिस एक्सटर्ना के पेशेंट होते हैं, जो ये बारिश के पानी से या किसी और वजह से इक्का दुक्का हमेशा आते रहते हैं। उनका कारण अलग होता है, जैसे नदी में नहा लिए, किसी अनुष्ठान में गए, जैसे कहीं बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान होते हैं जहाँ नदी में नहाना जरूरी होता है, तो ऐसे गए तो वो लोग आते हैं बहुत सारे। दूसरा, जिनको ऑलरेडी बहुत पुरानी समस्या उनसे रिलेट हो जाती है, चोट, कान पे किसी ने प्रहार किया है, कान पे किसी ने मारा है, तो ये बहुत बड़ा कारण है दर्द का। और दूसरा, पड़ता बहुत ज्यादा जल्दी पड़ता है, पड़ता बहुत डेलिकेट होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो पर्दे की जो थिकनेस होती है 0.1 मिलीमीटर की होती है। तो कोई भी ज्यादा तेज आवाज, जैसे डीजे में क्यों बहुत तेज, डीजे के पास मत जाइए, बहुत तेज आवाजें मत जाइए,
कहीं बम पटाखे छूट रहे हैं तो आप वहां पे मत रहिए, क्योंकि पर्दा 0.1 mm ठीक है तो फट जाता है और आजीवन आपको एक तरह की अपंगता जो है आपको, अब जब फटेगा तो आपके नसों को जो है असर कर जाता है, आपकी सुनाई को भी। और कान के सिम्टम्स जानने बहुत, कान के 4-5 सिम्टम्स आपको जाने, कान का बहना, कान से सुनाई का कम पड़ना, कान का भारी लगना, कान में दर्द होना, कान में आवाज आना, सीटी की, साए साए की, घंटी की आवाज आना, या चक्कर। बहुत बड़ा कारण जो है किसी कान की समस्याओं का चक्कर आना जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा कारण। अगर 100 में से मुझे लगता है पेरिफेरल वर्टिगो में तो ऑलमोस्ट 90% केसेस जो है कान से ही रिलेटेड चक्कर आते हैं। तो आप चक्कर को सिर्फ ऐसी जगहों से मत माने कि दिमाग से रिलेटेड है, ये जो है कान की बीमारियों से भी होता है। बहुत अच्छा इलाज, कई जगह तो सिर्फ वर्टिगो क्लिनिक चलती है, सिर्फ चक्कर का ही इलाज कान के ENT स्पेशलिस्ट करते हैं, सिर्फ एक डिजीज जो है चक्कर, और बहुत परमानेंट इलाज जो होता है। तो डेफिनेटली ऐसी सारी चीजों के लिए जो है आप या जो भी उससे रिलेटेड जिनको भी तकलीफ है डेफिनेटली अपने स्पेशलिस्ट। आपने इतने गंभीर विषयों पर बात की, समय लिया इसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगता है कि जब मुझे अपनी नॉलेज को कहीं ना कहीं वितरित करने का मौका मिलता है, आपके माध्यम से मिलता है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरे जो आपने प्लेटफॉर्म दिया है इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ने आपको ढेर सारी समस्याओं के बारे में बताया, उसके निदान के बारे में बताया, और खासकर हमारा फोकस था कि हम अपने लाइफस्टाइल में जो गड़बड़ियां कर रहे हैं, लाइफस्टाइल में जो जीने के तरीके में जो हमारी समस्याएं हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो हमारी किन किन बीमारियों के कारण बन सकती हैं और हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इस पर हमने चर्चा की। उम्मीद करते हैं किसी तरह आपको हर सप्ताह किसी न किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से और विशेष बीमारियों से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको ये पूरा कार्यक्रम कैसा लगा? पार्ट बाय पार्ट वीडियोस भी आपको दिखेंगे और एक साथ एक पूरी वीडियो भी आप देख सकते हैं। आपको पूरा कैसा लगा उसके बारे में आप हमें बताएं। विभिन्न माध्यमों से जिस भी माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, उन माध्यमों से आप अपने विचार जरूर दें और यह बताएं कि आपको ये जानकारी कितनी कारगर लगी, इस जानकारी से आपको कितना लाभ हुआ और कौन से ऐसे विषय रह गए जिसको हमने नहीं टच किया, कौन से ऐसे विषय रह गए जिसके बारे में आपको जानकारी लेनी है और जानना है कि आपकी कोई ऐसी समस्या जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं। इन सारे विषयों से आप हमें अवगत करवाएं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही किसी स्पेशलिस्ट के साथ फिर अगली मुलाकात होगी और आपकी उन समस्याओं का समाधान जानेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब और भी जो माध्यम आपको दिख रहे हैं उन सारे माध्यमों को लगातार फॉलो करें। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपकी सेहत से जुड़े हुए सारे सवालों का जवाब हम अपने इस प्लेटफॉर्म जनमंच खबर पर लेकर आए और ये जानने की कोशिश करें कि आपके नियर बाय में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और आप अपनी इन समस्याओं का समाधान कैसे ले सकते हैं। इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।